आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर 2 जो मतलब भारतीय भवन के हिसाब से है आपका है श्वसन में सारा चीज़ आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग पोषण के बारे में पढ़ चुके हैं। पोषण का सारा पार्ट आपका प्ले लिस्ट बना हुआ क्लास 10th बायोलॉजी करके उसमें आपका आएगा। वहाँ से आप सारा चीज़ उसमें क्या सीक्वेंस में आपका डाला हुआ है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो वहाँ पे आप सारा चीज़ जो आज क्लास 10th का अभी जो बायोलॉजी का जो भी हुआ है, जो भी पार्ट है आपका, यानी कि पोषण का जितना भी पढ़ा गया है वो सारा चीज़ उसमें आपको मिल जाएगा। और ये चैप्टर 2 है, ये भारतीय भवन के हिसाब से अगर इसमें क्या कहते हैं NCERT के हिसाब से पढ़ते हैं तो एक ही चैप्टर में आता है, टॉपिक वाइज हो जाता है। तो हम लोग पढ़ेंगे आज ये अच्छे से, थोड़ा स्लो करके और थोड़ा आसानी से समझेंगे। ये आपका है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में जो भी चीज़ आएगा इस वीडियो में हम लोग देखेंगे शुरू से लेकर अंत तक। चलिए अंत तक बने रहेगा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। कोशिश कीजिएगा तो ज़रूर समझ में आएगा। एक बार नहीं तो बार बार, नहीं तो 2-3 बार 4 बार करने के बाद समझ में आ ही जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आता है श्वसन है क्या। तंत्र तो समझ में आ गया होगा। तंत्र मतलब एक तरह से कह सकते हैं सिस्टम, बहुत सारे अंगों का समूह। जैसे सबसे पहले जानना है जो मतलब तंत्र होता क्या है। यानी कि मान लीजिएगा हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई जो है उसको कोशिका कहते हैं। हमारा राइटिंग थोड़ा सही नहीं है, देख लीजिएगा थोड़ा सा, जिसको इंग्लिश में सेल कहते हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल है। उसके बाद आता है आपका टिश्यू आता है, ठीक है, जिसको उत्तक कहते हैं। उसके बाद आपका ऑर्गन यानी कि अंग आएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका अंग तंत्र आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें सारा चीज़ समझने वाला बात है। तंत्र होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे शरीर की सबसे छोटा इकाई कह सकते हैं क्या है, हमारा कोशिका है। यानी कि हमारा शरीर जो बना हुआ है सबसे पहले किससे बना हुआ है, कोशिका का। उसके बाद बनता है आपका टिश्यू, यानी कि उसको हम लोग कहते हैं उत्तक कहते हैं। ठीक है, उत्तक हो गया। उसके बाद उत्तक के बाद अंग आता है, अंग के बाद अंग तंत्र आता है। अंग तंत्र में आपका इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, सिस्टम है। एक सिस्टम जैसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर में माउस होता है, कीबोर्ड होता है, उसके बाद मदरबोर्ड होता CPU होता है, उसके बाद डेस्कटॉप होता है जहाँ पे आपको स्क्रीन में दिखता है सारा चीज़ फोटो के माध्यम से, वो सारा चीज़ होता है। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका। उसके बाद क्या है, टिश्यू। कोशिका इसमें आएगा आपका, इसलिए हम पहले बता दे रहे हैं कि कोशिका इसमें आएगा। उसके बाद क्या है, यानी कि कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, उत्तकों के समूह को अंग कहते हैं, और अंगों के समूह को अंग तंत्र कहते हैं। समझ में आ गया होगा अंग क्या है, यानी कि कह सकते हैं जो कुछ उत्तकों के समूह को क्या कहते हैं, अंग कहते हैं, और अंगों के समूह को अंग तंत्र कहते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या है आपका श्वसन तंत्र है। तो श्वसन तंत्र क्या है, पहले समझेंगे श्वसन है क्या चीज़। श्वसन उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसके द्वारा हमारे शरीर में क्या बनता है, एनर्जी बनता है, यानी कि ऊर्जा बनता है। तो कह सकते हैं क्या, जैसे भोजन हम लोग करते हैं डायरेक्ट, वो हम लोग को मतलब हमारे शरीर में काम का नहीं होता है, किसी एक फॉर्म में वो ग्लूकोज के फॉर्म में जमा हो जाता है हमारे शरीर में। तो ग्लूकोज के फॉर्मेट में या फॉर्म में कह सकते हैं एक तरीके से जमा होता है। तो उसका हम उपयोग किस तरह से करेंगे इस चैप्टर में हम लोग आसानी से यहाँ समझेंगे, जो कैसे क्या उपयोग करना है। सारा चीज़ अंत तक बने रहेगा, समझा देंगे। ठीक है, तो पहला क्या आपका श्वसन तंत्र। अभी श्वसन का बात किए, जैसे हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो वह क्रिया क्या कहलाएगा हमारा, अगर सिंपल सी भाषा में समझें तो उसे कहेंगे हम लोग श्वसन। तो श्वसन उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसके द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। किसी भी कार्य करने के लिए हमारे लिए क्या जरूरी है, एनर्जी जरूरी है। एनर्जी जरूरी है। तो किसी भी काम करने के लिए मेनली आपका क्या होता है, एनर्जी होता है हमारे पास। अगर क्षमता रहेगा तभी हम किसी काम को कर पाएंगे, अदरवाइज कोई भी काम हम आसानी से या नहीं कर सकते हैं, मान सकते हैं आप। तो इसमें लिखा हुआ आपका श्वसन तंत्र, जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो वो क्या है, अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है, उन्हें सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। यानी कि वैसा तंत्र जिसमें आपका क्या कहते हैं, श्वसन संबंधी क्रियाएं संचालित होगी या संपन्न होगी, तो वैसे तंत्र को हम लोग कह सकते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन समझिएगा, श्वसन उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसके द्वारा हमारे शरीर में एनर्जी का निर्माण होता है या उस माध्यम से हम लोग एनर्जी को प्राप्त करते हैं। तो पहला हो गया श्वसन क्या है,
तो फिर से एक बार बोल रहे हैं, श्वसन उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसके द्वारा हमारे शरीर में क्या बनता है, एनर्जी यानी कि ऊर्जा का निर्माण होता है या ऊर्जा बनता है। तो उसके बाद हमारा क्या है, श्वसन तंत्र। इसको आसान भाषा में अगर समझेंगे तो कह सकते हैं जो वैसा तंत्र जिसके माध्यम से हमारे शरीर में श्वसन की क्रियाएं संपन्न होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन तंत्र में कुछ ऐसे भी चीज़ आते हैं जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे है श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। बचपन से हम लोग जानते हैं जो सांस लेते हैं तो सांस लेने में हमको क्या मिलता है, O2 मिलता है जिसको हम लोग ऑक्सीजन कहते हैं, ग्रहण किया जाता है, जिसके फलस्वरूप यह ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज को तोड़ देता है और CO2 H2O तथा ऊर्जा निकाल देती है। तो मेन आपका क्या है, जैसे हम लोग भोजन किए तो भोजन करने के बाद हमारे शरीर में क्या बनता है, याद रखिएगा ग्लूकोज बनता है, ठीक है। डायरेक्ट हमको भोजन से कुछ मिलता नहीं है, वो एक फॉर्म के रूप में कह सकते हैं, एक फॉर्मेट के रूप में हमारे पास डाटा मिलता है, जो उस डाटा को क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। और ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ दिया हुआ है आपका श्वसन का रासायनिक सूत्र। ये आपका ग्लूकोज का ये सूत्र हो गया C6H12 और O6 आपका ये जो है सूत्र है। इसमें हम लोग क्या मिलाएंगे, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए क्या मिलाएंगे, ऑक्सीजन। क्या मिलाएंगे, ऑक्सीजन गलत है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। यानी कि हम लोग क्या मिलाएंगे, हम लोग ले क्या रहे हैं, शरीर में ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो इसमें क्या मिलाएंगे, ग्लूकोज में क्या मिलाना है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जैसे ही मिलाएंगे तो उसके फलस्वरूप जो हमारा प्रतिफल बनेगा या उत्पाद कहते हैं केमिस्ट्री में, आप लोग केमिस्ट्री में फर्स्ट पेपर में रासायनिक समीकरण, उसमें सारा चीज़ बताया जाता है। जो मतलब ये क्या है, इसको मतलब ये कहते हैं बराबर के तीर के इधर का भाग क्या होता है, तीर के उधर का भाग क्या होता है, केमिस्ट्री में आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ समझना मत, मेन हमारे शरीर में क्या मिला, भोजन के बाद ग्लूकोज मिला, और ग्लूकोज के बाद क्या है हमारे शरीर में आपका है मतलब क्या हम लोग ग्रहण किए हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद जैसे ही हम ग्लूकोज और ऑक्सीजन को एक साथ मिलाएंगे, अभिक्रिया करवाएंगे, तो हमारे शरीर में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा, और प्लस में हमारे लिए बहुत ज़रूरी जो चीज़ है या जो भी चीज़ कह सकते हैं पदार्थ है, वो क्या है, हमारा ऊर्जा है। और हमको क्या चाहिए था, ऊर्जा काम करने के लिए, तो यहाँ हमारा ऊर्जा बन गया, जिसे कहते हैं हम श्वसन का रासायनिक समीकरण, जो बार बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा जाता है। कहीं बीच का पूछ देगा, जो मतलब ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, अगर हम ग्लूकोज में अगर ऑक्सीजन मिलाते हैं तो उसके बाद बनेगा क्या, तो बनेगा क्या आपके सामने है, आपका CO2 हो गया, H2O हो गया, और क्या हो गया आपका एनर्जी हो गया। यानी कि हम लोग जो भोजन करते हैं, भोजन के बाद हमको डायरेक्ट नहीं मिलता है उसमें ताकत, या कह सकते हैं एनर्जी नहीं मिलता है, तो उसके बाद हमको क्या मिलता है, उसमें आपका ग्लूकोज मिलता है। और ग्लूकोज मिलने के बाद उसको हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं, तो उसके बाद आपका 6CO2 प्लस 6H2O प्लस आपका ऊर्जा मिलता है। ये आपका बैलेंस किया हुआ है, ये मतलब समीकरण को बैलेंस करने के नहीं होता है, उसी तरह से हम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो आपका कभी CO2 लिखा हो रहेगा प्लस H2O प्लस ऊर्जा लिखा रहेगा, इससे डरिएगा मत, मतलब गलत है ऐसा नहीं है। समीकरण को बैलेंस करके हम लिखे यहाँ पे, समीकरण संतुलित करने का एक नियम होता है ना केमिस्ट्री में, क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है उसमें आप लोग पढ़िएगा रासायनिक अभिक्रिया में, तो वो आपको वहाँ पे आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ समझना है हमको ग्लूकोज को किससे मिलाना है, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन के बाद क्या बनेगा आपका CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। हमारे शरीर की जरूरी क्या है, एनर्जी। तो एनर्जी हमको कहाँ से मिलता है, श्वसन से। यानी कि श्वसन उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसके द्वारा हमारे शरीर में क्या बनता है, एनर्जी। याद रखिएगा, मतलब क्या, जो श्वसन उन सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसके द्वारा हमारे शरीर में क्या बनता है, एनर्जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, श्वसन की क्रिया ऑक्सीकरण, ये दूसरा नाम होता है, क्रिया है। यानी कि श्वसन की क्रिया का दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीकरण। इसके फलस्वरूप ऊर्जा यानी कि ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है, ऊष्मा या ऊर्जा। यही कारण है कि मृत व्यक्ति का शरीर ठंडा हो जाता है, क्योंकि वह सांस नहीं लेता है। श्वसन की क्रिया एक अपचायी क्रिया है, बार बार पूछा जाता है। कैटाबॉलिक, ये कन्फ्यूजन वाला होगा, थोड़ा लिख लीजिएगा, इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। याद रखिएगा, श्वसन की क्रिया का दो नाम है, एक है ऑक्सीकरण आपका है, और दूसरा क्या है, अपचायिक, जिसको कैटाबॉलिक बोलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, जैसे मान लीजिए इसके फलस्वरूप ऊर्जा ऊष्मा निकलती है। यही कारण है कि मृत व्यक्ति का शरीर ठंडा हो जाता है। यानी कि जो व्यक्ति मर जाते हैं उनका शरीर ठंडा क्यों होता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जाता ही नहीं है और ऊर्जा बनता ही नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, उसका शरीर ठंडा हो जाता है, क्योंकि वह सांस नहीं ले पाता है। सांस मेन तो हमारा एनर्जी बनने का स्रोत क्या है,
श्वसन है, श्वसन के रूप में हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जा ही नहीं रहा है, हम तो मृत हैं, तो हमारे शरीर में टेम्परेचर कहाँ से मेंटेन होगा। मरने के बाद तुरंत बाद या 10-15 मिनट बाद या आधा घंटा बाद देखिएगा उनका शरीर पूरा क्या होता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका ये इस पेज में जितना था उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है श्वसन के प्रकार हो गए, श्वसन में क्या क्या आता है, आज हम उसके बारे में देखेंगे। ये यहाँ पे दिया हुआ है आगे जो है, इसको ब्रीदिंग या उच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास कह सकते हैं। उच्चारण में आपका उच्चारण करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो ब्रीदिंग आपका यहाँ देख लीजिएगा। ब्रीदिंग क्या है, देखिए सांस अंदर लेने तथा बाहर छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, इसका उच्चारण खुद से कर लीजिएगा आप। इसके दो भाग हैं, यानी कि जैसे हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए मतलब श्वसन के रूप में हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, और छोड़ते क्या है, CO2। ये तो बच्चा को याद होगा, मतलब कैसे कहाँ क्या आता है इस चैप्टर में हम वही समझेंगे। मतलब क्या है, हमारा ऑक्सीजन हम लेते हैं और उसके बाद CO2 शरीर से बाहर निकलता है, तो वो कौन सी क्रिया है जिसके फलस्वरूप हमारे शरीर में बाहर निकलता है। जैसे इससे पहले भी देखें रासायनिक समीकरण, श्वसन का रासायनिक समीकरण, O2 मिलता है प्लस 6H2O बनता है आपका, 6CO2 बनता है प्लस एनर्जी बनता है। तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड उसी प्रक्रिया के माध्यम से बनता है। तो यानी क्या, यहाँ कहने का मतलब है क्या है, यहाँ आते हैं सबसे पहले ब्रीदिंग के दो पार्ट हैं। ठीक है, ब्रीदिंग के दो भाग हैं। पहला क्या है, नी श्वसन, दूसरा क्या है, नी श्वसन। नी श्वसन को कहते हैं इंस्पायरेशन और निह श्वसन को कहते हैं एक्सपायरेशन। इसमें थोड़ा सा अंतर है बिंदु का, जिसको निह या नी श्वसन बोलते हैं। पहला क्या उच्चारण करेंगे, नी श्वसन, और दूसरा क्या है, निह श्वसन। दोनों को एक एक करके समझते हैं, जो कि हमारे शरीर में क्या करता है, कैसे करता है, इसके बारे में समझेंगे। पहला क्या है आपका, नी श्वसन, इंस्पायरेशन, सांस अंदर लेने की क्रिया को नी श्वसन करते हैं। इसके द्वारा हम निम्नलिखित गैस लेते हैं, जो आपका आगे आएगा। यानी कि नी श्वसन क्या है, जैसे हम लोग सांस अंदर लेते हैं तो वह क्रिया हमारा क्या कहलाएगा, नी श्वसन। क्या कहलाएगा, नी श्वसन कहलाएगा। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंस्पायरेशन कहेंगे। और दूसरा क्या है आपका, निह श्वसन। क्या है, नी श्वसन, यानी कि एक्सपायरेशन। एक्स मतलब क्या होता है, एक्सपायर हो गया, उसको बाहर निकालना। यानी कि जब हम लोग सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसे निह श्वसन कहते हैं। जितनी मात्रा में हम सांस अंदर लेते हैं उतनी मात्रा में हम सांस छोड़ते हैं, किंतु कुछ गैसों का अनुपात बदल जाता है। नी श्वसन में निम्नलिखित गैस निकलती है। यानी कि जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन मिलता है उसमें बहुत सारी गैसें होती हैं, तो उसमें सबकी एक निश्चित मात्रा होती है, उसको हम जानेंगे। मतलब सांस हम जब लेते हैं तो उस समय उसकी मात्रा कितनी होती है, सांस हम लोग जब छोड़ते हैं तो उस समय उसकी कितनी मात्रा होती है, वो देखेंगे। जैसे वायुमंडल से हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन में यानी कि मान लीजिए हम हवा की बात कर रहे हैं। क्या, किसकी बात कर रहे हैं, हवा की बात कर रहे हैं। हवा में आपका ऑक्सीजन जो है लगभग कितना है, 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड आपका बार बार आपको कहीं भी कंपटीशन में देखने के लिए मिलता है 0.03%। और उसके बाद लास्ट में क्या है आपका, नाइट्रोजन जो है, ठीक है, नाइट्रोजन जो है आपका कितना है, 78%। याद रखिएगा, जैसे हम लोग सांस लेते हैं उस समय कितना रहता है, ऑक्सीजन आपका 21% है, CO2 आपका 0.03% है, नाइट्रोजन आपका 78% है। और उसके बाद जैसे हम लोग सांस छोड़ते हैं तो उस समय क्या होता है, देखिएगा ऑक्सीजन आपका 17% है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका 4% है, और नाइट्रोजन आपका 78% है। क्या कहीं आपको अंतर दिख रहा है, यानी कि इसमें और ये दोनों तो क्या है, बराबर है ना। आपका N2 में यहाँ कोई परिवर्तन, यहाँ जो था आपका डिजिट या आंकड़ा कह सकते हैं, यहाँ आपका दोनों का सेम है। थोड़ा सा डिफरेंस आपको लग रहा होगा, कहाँ पे हुआ है, ऑक्सीजन में थोड़ा सा हेर फेर हुआ है, कह सकते हैं ऑक्सीजन थोड़ा सा चोरी हुआ है ना। आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ोतरी हुआ है, किसका चोरी हुआ है, ऑक्सीजन का। यानी कि यहाँ आपका कितना था, 21% था। ठीक है, यहाँ था आपका 21%। जैसे मान लीजिए कोई काम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो खर्च होगा करेगा। कोई काम करते हैं, कुछ ना कुछ पैसा या एनर्जी खत्म तो होगा ही, कुछ ना कुछ होगा। ये चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो, बड़ा काम में बहुत ज़्यादा होता है, छोटा काम में थोड़ा सा नगद मात्रा में कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका 21% था, यहाँ आ गया आपका 17%। यानी कि ऑक्सीजन हम लोग उपयोग किए, कितना किए, 4%। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कितना है आपका,
4% की कमी हुई है, किसमें? ऑक्सीजन में। और दूसरा क्या है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। आपका 0.03% था और यहाँ पे लगभग में आपका 4% आया है। तो यहाँ पे आपका उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। जब हम लोग सांस लेते हैं वायुमंडल से, उसमें कुछ गैसों की मात्रा यहाँ पे दी गई है, जिसमें से ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और नाइट्रोजन हो गया। और यहाँ पे हम लोग जो सांस छोड़ते हैं तो उसमें आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जो है कितना कितना प्रतिशत है यहाँ आपका सारा दिख रहा है। तो याद रखिएगा, आपका थोड़ा सा अंतर हो जाता है। 21 जगह पे 17 और 0.03 के जगह पे आपका 4, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा में हेरफेर होता है। हमको क्या चाहिए? ऑक्सीजन किसके लिए? ग्लूकोज के खंडन के लिए, विखंडन के लिए हमको क्या चाहिए? एनर्जी। तो एनर्जी के लिए हम तो कुछ न कुछ लेंगे ही शरीर में। चलिए इस पेज में उम्मीद करते होंगे सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है कुछ जीवों के श्वसन अंग, जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में, कंपटीशन में भी और कह सकते हैं में भी, आपका क्लास 10th में तो एक्चुअल में ये तो पूछा जाता ही है, कहीं से पूछ देगा आपका। ये है, ठीक है, प्रमुख श्वसन अंग। प्रमुख श्वसन अंग में क्या है? श्वसन तंत्र का वह अंग जो श्वसन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, प्रमुख श्वसन अंग कहलाता है। यानी कि श्वसन तंत्र में जो भूमिका निभाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रमुख श्वसन तंत्र कहेंगे। देखिए कुछ जीवों का यहाँ पे आपका दिया हुआ है। पहले क्या है आपका? एक कोशिकीय जीव। वैसे जीव जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होगा, उसमें क्या होगा? किस विधि से वो श्वसन करेंगे? विसरण विधि से। ठीक है, विसरण मतलब क्या होता है? शरीर के सतह से एक छिद्र होता है, उसके माध्यम से ये अपना क्या करेंगे? अपना ऑक्सीजन ले लेंगे और उसे काम कर लेंगे। दूसरा क्या है आपका? जलीय जीव है। जलीय जीव में आपका मछली आएगा, मछली आएगा। मछली में आपका सांस श्वसन से बचपन में आए गल्फर, जिसको गिल्स कहते हैं या क्लोम कहते हैं, या ठेठी भाषा में हम लोग गल्फरा, या नहीं होता है कान, जहाँ से मतलब जो लोग खाते होंगे उनको पता होगा। ठीक है, आगे आपका कीट के बारे में दिया हुआ, छोटे छोटे कीट होते हैं, उसमें आपका श्वास नली या ट्रेकिया कह सकते हैं। आगे आपका टेडपोल किसका प्रजाति है वो जानते ही होंगे, जो मेढक का है। मेढक में तीन चीज़ होता है। जैसे मान लीजिए मेढक के बारे में, मेढक 3 जगह पे रहता है। ज़मीन के अंदर भी रहता है, ज़मीन के ऊपर भी रहता है और जल में भी रहता है। तो 3 तरीके से पूछा जाता है। यहाँ आपका नहीं दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ, सॉरी। पहला क्या है? टेडपोल। टेडपोल मतलब क्या होता है? छोटे से, जब देखिएगा मेढक का आकार एक मछली के समान होता है। मछली के छोटा छोटा नहीं होता है, क्या कहते हैं, छोटा छोटा सा। बारिश के टाइम में मछली जो होता है, मतलब घर के आसपास कहीं पानी लग जाता है तो वहाँ पे छोटा छोटा सा टेडपोल यानी कि मछली दिखता है। लेकिन रखने के बाद वो क्या होता है? कुछ दिन बाद बिंग बन जाता है, तो वो क्या होता है? बच्चा मेढक। क्या होता है? बच्चा मेढक। यानी कि जब वो मछली के समान, क्या होगा? जब वो मछली के समान रहता है, किससे सांस लेता है? यानी कि देखते होइएगा आसपास में कहीं पोखर हुआ या कहीं गड्ढे में पानी लग जाता है बारिश समय, तो वहाँ आपका दिखेगा किससे लेता है? गिल्स से लेता है। ठीक है, आगे आपका क्या है? निष्क्रिय अवस्था। जब वो ज़मीन के अंदर, कभी बारिश में देखे होंगे, मतलब बारिश का टाइम आता है तो आसपास बहुत सारे मेढक दिखते हैं। वो भी कौन सा? पीला वाला, बड़ा वाला। ठीक है, और कहीं कहीं पे मतलब बारिश के बाद वो तुरंत गायब हो जाता है, वो तो जाता कहीं ज़मीन के अंदर रहता है, तो उसको कहते हैं निष्क्रिय मेढक। जो भूमि के अंदर रहता है तो उस समय सांस लेता है वो त्वचा के माध्यम से। कैसे सांस लेता है? त्वचा के माध्यम से। और जब वो पहला हो गया आपका टेडपोल अवस्था में, कैसा रहता है? गिल से। उसके बाद क्या हो गया आपका? मेढक जब भूमि के अंदर रहता है तो त्वचा से। और जब वो पानी में रहेगा तब, पानी में रहेगा तब, चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, कमेंट में बताइएगा। जब वो जल में रहेगा तब वो किस विधि से सांस लेगा या किस अंग से सांस लेगा? तो क्वेश्चन है आपका है, पहला तो आपका ये टेडपोल अवस्था में रहता है तो गिल से सांस लेता है। ठीक है, उसके बाद निष्क्रिय अवस्था में रहता है तो भूमि के अंदर रहता है, त्वचा से लेता है। तो रखिएगा भूमि के ऊपर जब रहता है, क्वेश्चन है आपका, जब मेढक भूमि के ऊपर रहते हैं तो उनका श्वसन अंग कौन सा होता है? याद बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आगे क्या है आपका? मानव के, जिसमें हम लोग आते हैं तो उसमें यादें है फेफड़ा, जो इस चैप्टर में हम लोग आसानी से पढ़ेंगे और अच्छे से एक मतलब नियमित रूप से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए उम्मीद करते होंगे। इससे क्वेश्चन दिए हैं हम लोग, कमेंट में बताइएगा। मतलब क्या? मेढक जब भूमि के ऊपर रहता है, बड़े जीवों के मतलब बड़ा सा आकार रहता है, उस समय उसका श्वसन अंग कौन सा होता है? चलिए, मानव में श्वसन अंग कौन कौन सा होता है?
तो यहाँ आपका है, आप लिख सकते हैं या देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। मानव का श्वसन मार्ग, ह्यूमन रेस्पिरेटरी पाथवे, जिसको रास्ता कहते हैं। तो पहला आप कहा जाता है नासाछिद्र। जैसे मान लीजिए नासाछिद्र मतलब नाक में, नाक जहाँ से हम लोग सांस लेते हैं उसे हम लोग नासाछिद्र कहते हैं। उसके बाद क्या है, नासा का पार्ट, ठीक है, नासा का पार्ट जहाँ पे यहाँ पे क्या कहते हैं, हड्डी होता है यहाँ पे, ये वाला भाग, ये इसको नासा का पार्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रसनी, ग्रसनी में आपका ये गर्दन के नीचे का भाग आ जाएगा। आगे हम लोग इमेज के माध्यम से समझेंगे। यहाँ देखते हैं कौन कौन सा भाग है। उसके बाद स्वर तंत्र, जिसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, जहाँ से हमारा आवाज़ आता है। उसके बाद श्वास नली या ट्रेकिया हो गया। उसके बाद छठा स्थान पे आता है ब्रोंकाई, ठीक है। उसके बाद सातवां में ब्रोंकियोलिस आता है। उसके बाद आठवां है वायुकोष्ठक। उसके बाद क्या है, रुधिर है। उसके बाद क्या है, कोशिका। तो लोग हम मेनली सिलेबस में हमको 8 ही पढ़ना है। ये आपका एक्स्ट्रा हम ऐड किए हैं जो लास्ट में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अगर किसी को लिखना होगा तो लिख सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, ठीक है। तो ये आपका सारा भाग है जो इस तरह से एक सीक्वेंस में हमने लिख दिया है। यही सब चीज़ हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो यहाँ कुछ बात दिया हुआ है, चलिए जानकारी के लिए है। कुछ डॉक्टर का जो मतलब मान लीजिए कभी लाइफ में ज़रूरत पड़ता है तो उसके हिसाब से है कुछ चीज़। एक है डायफ्राम। डायफ्राम का नाम सुने ही होइएगा। डायफ्राम एक संयोजी ऊतक का बना होता है, एक रबर के समान एक आकृति हमारे पेट के अंदर पाए जाते हैं। तो उसके बारे में जानेंगे क्या। चलिए, ये जो है आपका, ये वक्ष गुहा के नीचे यानी कि सीना के अंदर खाली भाग है, उसको वक्ष गुहा कहते हैं। और उसके बाद क्या है, उदर गुहा के ऊपर यानी कि पेट के जस्ट ऊपर पाया जाता है। यह एक संयोजी ऊतक का बना होता है। किसका बना होता है, संयोजी ऊतक। वैसे ऊतक जो पूरे शरीर को क्या कहते हैं, मतलब जोड़े रखते हैं। क्लास 9 में पढ़े हुएगा तो उसमें आपका संयोजी ऊतक होता है। संयोजी मतलब याद रखेगा, मतलब पूरे शरीर को जोड़ने वाला एक तरह से कह सकते हैं, एक रबर का बना हुआ भाग होता है, ठीक है। इसमें क्या है, निःश्वसन। जैसे हम लोग सांस छोड़ते हैं तो इसमें आपका क्या होता है, 75% योगदान होता है। 75 क्यों होता है, मान लीजिए हमारे शरीर में जो फेफड़ा है, फेफड़ा का मतलब क्या कहते हैं, फेफड़ा में इतना क्षमता नहीं होता है जो क्या कहते हैं, जो हम लोग ऑक्सीजन लिए तो उसको शरीर से बाहर फिर वो धक्का देके निकाल सके। किसको निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या आपका 75% मतलब समझिएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या लिए, ऑक्सीजन लिए, ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीजन लिए तो ऑक्सीजन कहाँ गया, फेफड़ा में। फेफड़ा में गया, फेफड़ा में अगर गया तो यहाँ आपका ये जो है फेफड़ा है और यहाँ पे आपका संयोजी ऊतक का किसका, डायफ्राम बना हुआ है। जैसे ही एक बैलून में अगर हवा भरता है तो इस तरह से फेफड़ा आपका आकृति ले लेगा। आकृति लेगा तो इसमें इतनी क्षमता नहीं है जो श्वसन लिए और उसके बाद ऑक्सीजन जो बना है ग्लूकोज के टूटने के बाद, उसमें ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बना उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए उतना क्षमता नहीं होता है जो वो फिर से धक्का देके शरीर से बाहर निकल पाए। तो ये जो होता है रबर के समान, जैसे खींचते हैं ना, तो उसमें अगर मतलब अगर खींचते हैं जैसे दबाव पड़ता है फिर उतना रफ्तार से वो वापस वो चला जाता है। तो ये डायफ्राम है जो क्या करता है, निःश्वसन में मदद करता है। किसमें, निःश्वसन में। कभी कभी क्या होता है, किसी एक्सीडेंट में ये आपका डायफ्राम टूट गया तो पता भी नहीं लगेगा। पोस्टमार्टम में ऐसे पता लगता है जो अचानक से कोई व्यक्ति गिरने के बाद मर जाता है, मतलब सांस लेने में उसको हो ही नहीं रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से उसके बाहर आ ही नहीं रहा है। तो एक निश्चित समय या 10-5 मिनट के बाद वो व्यक्ति तुरंत ही मर जाएगा, ठीक है। इसका आगे है एक पॉइंट में, गर्भवती महिलाओं में निःश्वसन यानी कि निःश्वसन मतलब सांस छोड़ने में डायफ्राम महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती है। डायफ्राम तो पेटे में है, आप पेट में है तो वहाँ पे आपका जो गर्भवती महिला की बात हो रहा है तो गर्भवती महिला में तो आपका क्या होगा, बेबी होगा। क्या होगा, बेबी होगा। तो बेबी होगा तो जगह तो है ही नहीं है, और जगह नहीं है तो संयोजी ऊतक यानी कि आपका डायफ्राम काम करेगा नहीं। डायफ्राम नहीं काम करेगा तो उस समय क्या होगा, पसली काम करता है। रिब्स जिसका सुनिए हो गया नाम, फ्लोटिंग रिब्स होता है हमारे सीने के, मतलब ऊपर से नीचे तक जो सीना में पसली होता है, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी नहीं, कलेजी की हड्डी बोलते हैं। तो वो आपका जो आगे का जो भाग है सीने में जो हड्डी रहता है उसमें 2 इधर लेफ्ट साइड और 2 राइट साइड में आपका 2 हड्डी होता है जो पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई तो है लेकिन आगे उसका जॉइंट नहीं होता है, वो तैरने वाली हड्डी होती है, वो तैरता रहता है। यानी कि आगे सीना में जो जॉइंट नहीं होता है तो वो आपका
पसली मदद करता है। याद रखिएगा, गर्भवती महिलाओं में निःशोषण में जो है पसली मदद करता है। कौन मदद करता है? पसली। ठीक है, डायफ्राम टूट जाने पर इसकी मृत्यु भी हो सकती है। यानी कि डायफ्राम किसी कारणवश गर्भवती महिलाओं में, यानी कि प्रसव के टाइम या किसी एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति का अगर डायफ्राम टूट गया तो वो तुरंत व्यक्ति मर जाएगा। ठीक है, तो गर्भवती महिलाओं में शोषण में कौन काम करता है आपका? याद रखिएगा, जिप्स को रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिब्स। ठेठी में मतलब हिंदी में बोलते हैं पसली। ठीक है, याद रखिएगा, गर्भवती महिलाओं में क्या क्या काम करता है आपका? पसली काम करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये आपका जो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में उसका एक डायग्राम है। ठीक है, डायग्राम बना लीजिएगा जिसको अगर आता है, ठीक है, नहीं तो ऐसे आता है लगभग तो पूछा जाता है। ये डायग्राम है आपका। चलिए आगे पढ़ते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है हमारा, चलिए आगे जो आपका है पहला, यानी कि इससे इमेज में हम पहले पढ़ रहे थे, श्वसन मार्ग में जो भाग लेते हैं उसका पहला जो है आपका नासा छिद्र। नासा छिद्र मतलब क्या? नाक वाला जो छेद होता है जहाँ से हम लोग ऑक्सीजन को रिसीव करते हैं, नाक का यह अगला भाग होता है। इसी भाग में वायु अंदर जाती है। इसमें बाल पाए जाते हैं जो धूल कण को क्या करेगा? रोकने का काम करेगा। यानी कि एक तरह से छन्ना का काम करता है। यानी कि वायु में जो धूल कण होता है उसे नासा छिद्र के अंदर पाए जाने वाले बाल उसको रोक देते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नाक का ये पहला भाग है। इसी भाग से वायु अंदर जाती है, यानी कि इसी भाग से हम लोग सांस लेते हैं। इसके बाद क्या है? इसमें बाल पाए जाते हैं जो क्या करेगा? धूल कण को रोक लेगा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या है आपका? नासिका कपाट, जिसको हम लोग नाक के ऊपर जो हड्डी पाया जाता है ना, इसमें समझते हैं। ये नाक का पिछला भाग है, यानी कि नाक के जस्ट पीछे होता है, यानी कि अंदर के भाग में होता है। इसमें चिपचिपा म्यूकस पाया जाता है, एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। नासिका कपाट के पास ओल्फैक्टरी लोब पाया जाता है जो हमें सुगंध का एहसास कराता है। यानी कि इसी की वजह से, लोब्स की वजह से हम लोग किसी चीज़ को सूंघने में सहायक होता है। और नाक के अंदर एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसको हम लोग सीबम बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, सीबम बोलते हैं। एक चिपचिपा पदार्थ होता है। ठेठी भाषा में आप लोग समझ गए होंगे मतलब क्या कहना चाह रहे हैं। तो नासिका कपाट के अंदर एक चिपचिपा म्यूकस पदार्थ पाया जाता है जो क्या कहते हैं? उसको सीबम बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ये आपका यहाँ पे रिपीट हो गया है। ऊपर का जो आपका दिया हुआ नासा छिद्र वही आपका है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये दोनों भाग, नासा छिद्र और नासा कपाट। नासा छिद्र मतलब क्या? नाक का छेद वाला भाग जहाँ से हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। ऑक्सीजन में जो धूल कण मिलता है, यानी कि वायुमंडल से हवा अंदर लेते हैं, हवा में धूल कण होता है उसको बाल की सहायता से रोक देता है। और दूसरा क्या है? नासिका कपाट, यानी कि नासिका जहाँ पे नाक वाला हड्डी होता है ना, उसको कहते हैं नासिका कपाट। इसमें नाक का पिछला भाग है। इसमें एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जो क्या करता है? जिसको सीबम बोलते हैं। और दूसरा क्या है? एक लोब्स पाया जाता है जो सुगंध का एहसास कराता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है नासिका कपाट, फिर से रिपीट हो गया है। तो तीसरा क्या था आपका? ग्रसनी है। ग्रसनी में समझें, फेरिंग्स बोलते हैं इसको। फेरिंग्स में क्या क्या आता है? जैसे मान लीजिए यह नासिका कपाट के नीचे तथा मुख गुहा के पीछे, यानी कि नासिका कपाट जस्ट इससे पहले पर है, ऊपर लिखा हुआ है आपका। ठीक है, तो नासिका कपाट के नीचे, यानी कि ये जो हड्डी है आपका नाक वाला यहाँ दिख रहे होंगे, इसके नीचे जो होता है आपका ग्रसनी शुरुआत होता है। और मुख गुहा के पीछे, यानी कि मुख जो है उसके जस्ट पीछे इसके मार्ग में भोजन तथा वायु दोनों जाते हैं। यहाँ दिख रहा होगा आपका, ये जो है आपका यहाँ तक भाग, ये आपका क्या होता है? ग्रसनी कहलाता है। ठीक है, इसमें भोजन और दोनों जाते हैं। नोट में करके रिमार्क में आपका लिखा हुआ है, ग्रसनी निगल द्वार के माध्यम से ग्रास नली से जुड़ता है। ये देखिए, ये आपका यहाँ से आपका जुड़ रहा है। उसके बाद क्या है? ग्रसनी स्वर तंत्र के द्वारा श्वास नलिका से जुड़ता है। स्वर तंत्र जिसको कहते हैं वॉइस बॉक्स, ये आपका जिसमें उभरा हुआ भाग नहीं रहता है वो आपका हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप स्वर तंत्र दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। उम्मीद करते होंगे यहाँ तक जो बने होइएगा उनको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा आप उसको मतलब रिपीट करके या स्पीड बढ़ा के उसमें 2x या 1.5x करके आप देख सकते हैं। उम्मीद करते होंगे सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन ऑल पे कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। क्लास 10th में जो भी होंगे इनसे उनका फ़ायदा है और आप भी पढ़िए, उनको भी पढ़ने दीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो
पेज को फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।